हेलो गाइस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने क्लास 7th की एनसीईआरटी स्टार्ट की है, जिसके 2 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं और आज हम करेंगे चैप्टर 3, राज्य शासन कैसे काम करते हैं, यानी कि राज्य सरकार जो है वो कैसे काम करती है, ये हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, राज्य सरकार कैसे काम करती है। तो देखिए कि राज्य सरकार होती क्या है, आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि राज्य सरकार होती क्या है। तो देखिए हमने पिछले बुक में पढ़ा था एनसीईआरटी की में कि सरकार क्या होती है। हमने पिछली बुक में पढ़ा था ना, सरकार क्या होती है कि एक कुछ लोगों का समूह होता है जो निश्चित कार्यकाल के लिए चुना जाता है और निश्चित कानून के आधार पर कार्य करता है, निश्चित विधि के अनुसार कार्य करता है। तो वो होती है सरकार, चुनी जाती है किसके द्वारा, हम लोगों के द्वारा चुनी जाती है सरकार। तो फिर हमने पढ़ा था कि सरकार जो है उसके 3 अंग होते हैं, यानी कि 3 स्तर की होती है सरकार। सरकार के कितने स्तर होते हैं, 3, 1, 2 एंड 3। 3 स्तर होते हैं। पहले स्तर पे होती है लोकल गवर्नमेंट, दूसरे पे होती है स्टेट गवर्नमेंट, तीसरे पे होती है यूनियन गवर्नमेंट। यानी कि पहले पे होती है स्थानीय सरकार, दूसरे पे होती है राज्य सरकार, तीसरे पे होती है संघ सरकार या केंद्र की सरकार। ठीक है, तो हमने 6th क्लास के एनसीईआरटी में लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें आया था पंचायती राज और नगर पालिका। ये चीज़ें हमने कवर की थी। आज हम पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार के बारे में कि राज्य सरकार क्या होती है। ठीक है, ओके। तो देखिए जैसा कि हमने पढ़ा था किसमें, पंचायती राज में, कि एक गांव होता है। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने कि एक गांव होता है, उस गांव को वार्डों में बांट दिया जाता है। ठीक है, मान लीजिए एक छोटा सा गांव है जिसमें 9 वार्ड हैं। ठीक है, जिसमें 9 वार्ड हैं और इस गांव के एक प्रत्येक वार्ड में से एक पंच चुना जाता है। प्रत्येक वार्ड में से एक व्यक्ति को चुना जाता है जिसे हम बोलते हैं पंच, और पूरे गांव का होता है एक सरपंच। ठीक है, और सरपंच और पंच मिलकर बनाते हैं पंचायत। क्या बनाते हैं, ग्राम पंचायत। क्लियर है। ऐसे ही ऐसे ही हमारे पास होता है एक देश, यानी कि भारत हमारा देश है। उस भारत देश में राज्य हैं। ठीक है, और ऐसे ही राज्य हैं जैसे कि, और हमने लिया एक राज्य, ये कोई राज्य है ए। ठीक है, ये कोई राज्य है ए। इसमें इस राज्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया है। ठीक है, इस राज्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया है। इन टुकड़ों को, इस क्षेत्र को जो है वो हम निर्वाचित क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, निर्वाचित क्षेत्र। ठीक है, निर्वाचित क्षेत्र यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसी हम इस क्षेत्र को बोलते हैं। और इस क्षेत्र में से एक व्यक्ति को चुना जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र में से एक व्यक्ति को चुना जाता है जिसको हम बोलते हैं MLA, जिसको हम क्या बोलते हैं, MLA। ठीक है, ये निर्वाचन क्षेत्र है, ये राज्य है ए। इस ए राज्य में विधानसभा की हमने मान ली 90 सीटें। ठीक है, कितनी सीटें हैं, 90। इस प्रत्येक सीट से एक व्यक्ति चुना जाता है जिसको हम MLA बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम MLA बोलते हैं। MLA क्या होता है, MLA होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या होता है MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए एक निर्वाचन क्षेत्र से हमने किससे चुना, एक MLA को। ये एक राज्य है ए, इस राज्य में 90 विधानसभा की सीटें हैं। तो 90 विधानसभा की सीटों में से हर सीट पे एक MLA, यानी कि 90 MLA हो गए। ठीक है, अब प्रत्येक MLA किसी न किसी पार्टी से बिलोंग करता होगा। हो सकता है कोई निर्दलीय भी, कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी खड़ा हो, लेकिन पार्टी तो होगी, एक होगा, 2 होगा निर्दलीय, बाकी पार्टी तो होंगी। तो हमने मान लिया कि ये पार्टी है X और एक पार्टी है Y। ठीक है, इस पार्टी के पास सीट आई 90 में से 60 और इसके पास आई 30। तो देखिए सबसे ज़्यादा सीट किसके पास आई है, पार्टी X पार्टी के पास सबसे ज़्यादा सीट्स आई हैं। तो ये जो X पार्टी ये मेजॉरिटी में है, यानी कि ये पार्टी जो है ये बहुमत में है। ठीक है, बहुमत में। अब देखिए आप इससे ये मतलब मत लगा लेना कि अगर इस पार्टी के पास, देखिए कि इस पार्टी के पास सीटें आ रही हैं, जैसे कि 90 सीटों में से इसके पास आ गई
30 सीटें, सॉरी इसके पास आ गई हमारे पास, किससे समझाऊँ मैं आपको, चलिए इसको मैं बाद में कवर करती हूँ। कि सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि 50% से ज़्यादा सीटें आनी चाहिए, ठीक है, 50% से ज़्यादा सीट होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, 50% से ज़्यादा। ऐसा ना हो कि ये एक एक्स पार्टी है, एक वाई पार्टी है और ये एक जेड पार्टी है, ठीक है। तो इन तीनों पार्टियों ने मिला के 90 कवर कर लिया और 50% किसी की भी नहीं बन रही है, ठीक है, 50% किसी की भी नहीं है। कैसे समझेंगे, देखिए इसको ऐसे समझते हैं, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया है, इसको देखो आराम से समझते हैं। ये एक राज्य है, उस राज्य में 90 विधानसभा की सीटें हैं, ठीक है, प्रत्येक सीट से एक एमएलए है, ठीक है, प्रत्येक सीट से एक एमएलए है, और ये कोई एक्स पार्टी है, ये कोई वाई पार्टी है और ये कोई जेड पार्टी है, क्लियर है। या मान लेते हैं कोई अदर है, जो भी बचे हैं वो अन्य पार्टियां हैं ये। तो इस पार्टी के पास सीटें आई 40, ठीक है, 90 में से। तो इस पार्टी के पास सीटें आई कितनी, 25, और इस पार्टी के पास आई 25। तो अब देखिए, अब आप कहेंगे कि बहुमत में तो ये एक्स पार्टी है क्योंकि इसके पास 40 सीटें हैं। नहीं, यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, अगर ऐसी सिचुएशन हो जाएगी ना तो बहुमत में कोई भी नहीं है, या फिर गठबंधन की सरकार बनेगी, ठीक है, या तो ये पार्टी इसके साथ गठबंधन कर ले या ये पार्टी इसके साथ, ये हो सकती हैं, दो बड़ी पार्टियां हैं, ये छोटी पार्टी है। तो ये पार्टी जिसके साथ गठबंधन करेगी वो आएगी मेजॉरिटी में। कौन सी आएगी, वो। इसके पास 25 सीटें, ये अगर कर लेगी तो इसके पास 50, यानी कि 50% से ज़्यादा हो जाएंगी। इसके पास आएगी तो इसके पास भी 50% से तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, तो ये होगी मेजॉरिटी। ये मेजॉरिटी अभी नहीं है। क्यों नहीं है ये मेजॉरिटी, क्योंकि कंडीशन है कि कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में तब होगी जब जितनी भी सीट हैं उसकी 50% से ज़्यादा सीट, कितनी, 50% से ज़्यादा सीट जो हैं वो उस पर्टिकुलर पार्टी के पास होंगी, तो वो मेजॉरिटी में होंगी। ऐसा नहीं कि 3 पार्टियों में जिसके पास ज़्यादा है, नहीं, 50% से ज़्यादा जिसके पास होगी वो मेजॉरिटी में होगी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर गठबंधन की सरकार बनेगी, ठीक है। तो फिर कैसी सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा जी, ओके। अब देखिए, ये पार्टी एक्स थी, इसके पास मेजॉरिटी में सीटें आई, ये पार्टी जीत गई। तो जो पार्टी जीती है एक्स, जिसकी बहुमत में सीटें आई हैं, उसी पार्टी का एक नेता चुना जाएगा सीएम के रूप में। किसके रूप में, सीएम के रूप में चुना जाएगा। और इस सीएम की नियुक्ति कौन करेगा, अपॉइंट कौन करेगा सीएम को, सीएम को जो है वो अपॉइंट करेगा हमारा गवर्नर, राज्य का गवर्नर, जिसे हम राज्यपाल बोलते हैं, ठीक है, वो अपॉइंट करेगा सीएम को। अब सीएम के अपॉइंट होने के बाद जो पार्टी जीती है उस पार्टी के नेताओं में से सीएम सजेस्ट करेगा कि इन नेताओं को ये डिपार्टमेंट दिए जाएं, ये डिपार्टमेंट दिए जाएं, और उसी हिसाब से गवर्नर फिर अपॉइंट करेगा, उन एमएलएस को अपॉइंट करके मिनिस्टर बनाएगा, एमएलए से मिनिस्टर बनाएगा। तो फिर एमएलए मिनिस्टर्स जो डिपार्टमेंट जिन्हें दिए गए हैं वो प्लस सीएम प्लस गवर्नर, ये मिलके क्या बनाएंगे, एक मंत्री परिषद बनाएंगे। तो ये होता है क्या, राज्य सरकार। राज्य सरकार के अंदर क्या आता है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, ये सब राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। क्लियर हुआ राज्य सरकार क्या होती है। अच्छा जी, देखिए एक बार फिर से समझ लेते हैं पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। ये एक राज्य है, ठीक है, इसको विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। इस राज्य के पास 90 विधानसभा की सीटें, यानी कि 90 निर्वाचन क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। तो ये दो पार्टियां हैं एक्स और वाई। इस पार्टी के पास आई है 50% से ज़्यादा सीटें, तो ये पार्टी आई मेजॉरिटी में यानी बहुमत में, ठीक है। तो इसी पार्टी के नेताओं में से किसी एक को बना, ये जो पार्टी जीती, मतलब जितनी सीटें होंगी उतने एमएलए होंगे, तो इस पार्टी में से जो जीती है, बहुमत में आई है, उसमें से किसी एक को बनाया जाएगा सीएम। इसकी नियुक्ति करेगा गवर्नर। फिर सीएम सेलेक्ट करेगा उन बंदों की, उन एमएलएस की गवर्नर अपॉइंटमेंट करेगा, उन्हीं को ही गवर्नर ही अपॉइंट करेगा, सीएम को भी और सभी मिनिस्टर्स को भी, ठीक है।
गवर्नर अपॉइंट करेगा मिनिस्टर्स को, किसी को एजुकेशन मिनिस्ट्री दी जाएगी, मतलब किसी को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाएगा, किसी को हेल्थ मिनिस्टर, किसी को स्पोर्ट्स मिनिस्टर, इस प्रकार से उन्हें मिनिस्टर बनाया जाएगा। और फिर ये बनेगी एक कंप्लीट मंत्री परिषद यानी कि राज्य सरकार। क्लियर हुआ? अच्छा जी, देखिए अब है कि गवर्नर क्या होता है। गवर्नर राज्यपाल को बोलते हैं हम गवर्नर। इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। गवर्नर की नियुक्ति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति करता है। गवर्नर प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा ही होगा, कंपल्सरी है, ठीक है। एक व्यक्ति यानी कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का भी हो सकता है, यानी कि ये एक पर्सन है ए, ये किसी एक्स राज्य का भी राज्यपाल है और किसी वाई राज्य का भी राज्यपाल है। एक ही टाइम पीरियड में ये किसी दो राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। क्लियर है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 155। और आर्टिकल 161 क्या कहता है कि राज्यपाल को क्षमादान आदि की शक्ति है। जैसे कि सेंटर में जो पावर प्रेसिडेंट के पास है वही पावर स्टेट लेवल पे गवर्नर के पास है कि वो क्षमादान दे सकता है। ठीक है, तो ये चैप्टर क्या कहता है, अब हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। ये तो स्टोरी बताएंगे। ये देखो क्या कह रहे हैं कि विधायक कौन होता है। तो विधानसभा के सदस्य को विधायक यानी कि एमएलए कहा जाता है। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है क्या? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर है? अच्छा जी, उसके बाद क्या कह रहा है कि एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। आप डायरेक्ट वोट डालते हैं एमएलए के लिए। ये आपका राज्य है, ठीक है, ये राज्य ए। इस राज्य को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है और मान लीजिए आप इस निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं, तो इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए ये एक एमएलए है एक्स, तो इस एक्स एमएलए के लिए आप डायरेक्ट वोट डालेंगे। ठीक है, कैसे वोट डालेंगे? डायरेक्ट वोट डालेंगे। ठीक है, एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। जो मेजोरिटी में जो पार्टी होगी वो सरकार बनाएगी, उसी के नेता को सीएम चुना जाएगा। कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण से ये बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी कि भारत के हर राज्य में एक विधानसभा होती है भाई, ठीक है, और हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ होता है और जो निर्वाचन क्षेत्र है ना जनसंख्या के आधार पर बांटा जाता है। जरूरी नहीं है कि इस राज्य में 90 सीटें हैं तो किसी दूसरे राज्य में भी 90 होंगी, नहीं। जिस राज्य की पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी उस राज्य में उतनी ही अधिक निर्वाचन क्षेत्र होंगे, उतनी ही अधिक विधानसभा की सीटें होंगी। भारत में सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें कौन से राज्य में हैं भाई? तो सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं यूपी में और सबसे कम है सिक्किम में। ठीक है, सबसे कम है यूपी में और सबसे ज़्यादा है यूपी में और सबसे कम है सिक्किम में। क्लियर है? अच्छा जी, अब देखिए कि हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी कि विधायक बन जाता है। ये क्या कह रहे हैं कि इसमें हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल लिया गया कि हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक, जिसको हम बोलते हैं क्या? एमएलए। ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। हमने समझा भी, कोई भी किसी भी पार्टी का है, जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? तो देखिए, जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र यानी कि 50% से ज़्यादा होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 पार्टी हैं और तीनों ने मिला के 90 सीटें पूरी कर दी और 50% से ज़्यादा किसी के पास भी नहीं हो रही हैं और 50% से ज़्यादा किसी के पास नहीं है, लेकिन इस पर्टिकुलर पार्टी के पास इन दोनों से ज़्यादा सीटें हैं लेकिन 50% से ज़्यादा इसके पास भी नहीं है, तो ये बहुमत नहीं होता। ठीक है, ये बहुमत नहीं होता है। ठीक है, क्षेत्रों में जीतते जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है, किसको? जो 50% से ज़्यादा सीटें जीतता है उसको। ठीक है, और बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष कहते हैं, रूलिंग पार्टी बोलते हैं। और जो दूसरा बच गया, जैसे कि अब ए पार्टी जीती है
50% के साथ। लेकिन बी पार्टी भी तो जीती है, हाँ इसके पास 50% नहीं लेकिन 30% कुछ तो आया होगा, इसके पास 20% आया है। तो ये सब पार्टियां ये अपोजिशन हो जाती हैं, फिर विरोधी पक्ष हो जाता है। ठीक है, ये कौन सा पक्ष हो जाता है? अपोजिशन का, विरोधी पक्ष। ओके, उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं भाई? 68। ये उत्तराखंड का चित्र बताया गया है, इसमें 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। उनमें से विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। विधानसभा के कुल विधायकों की संख्या 68 है। जितने निर्वाचन क्षेत्र होंगे उतने ही विधायक होंगे, प्रत्येक में से एक चुना जाता है। इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक, क्योंकि 34 तो 50% है, लेकिन 50% से हमें ज़्यादा चाहिए, ठीक है, विधायकों की आवश्यकता होगी। भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिला, ठीक है, और वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। बाकी जो बचे वे विपक्षी दल के, अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। उदाहरण के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी पार्टी के थे। विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियां भी थी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव जीतकर आए थे, यानी कि वो भी एमएलए रहे। वो फिर उस पर्टिकुलर एरिया के लिए काम करेंगे जहाँ से उन्हें चुना गया है। उस निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को क्या ज़रूरतें हैं उनकी, वो उनके लिए फिर कहाँ पे डिस्कस करेंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली में। क्लियर है? अच्छा, चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनते हैं। सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनते हैं और उसको गवर्नर अपॉइंट करता है। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, यानी कि मुख्यमंत्री चयन करता है किसका? मंत्रियों का, और उसके बाद राज्य का राज्यपाल ही मुख्यमंत्री को और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है कि मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। जैसे किसी भी मिनिस्टर को दे दिया, हेल्थ मिनिस्टर बना दिया, किसी को स्पोर्ट्स मिनिस्टर, किसी को एजुकेशन मिनिस्टर, तो ऐसे किसी अलग अलग लोगों को अलग अलग मिनिस्ट्री दे दी जाती है। मुख्यमंत्री के पास भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं, ठीक है। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहाँ सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों या विपक्षी दल के हों, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, एक विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यानी कि मंत्री कौन होगा? जो एमएलए होगा, एमएलए को ही तो मंत्री चुना जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है विधानसभा में एक बहस हो रही है भाई, किसी भी पर्टिकुलर काम को लेके, जैसे कोई भी टॉपिक ले लिया, स्वास्थ्य ले लिया या जल ले लिया, ठीक है, किसी भी टॉपिक के ऊपर विधानसभा में बहस हो रही है। उसमें सत्ताधारी दल के नेता और विपक्षी अपोजिशन पार्टी जो है वो सवाल पे सवाल कर रही है, किससे? सत्ताधारी दल से, कि राज्य में ये सब हो रहा है तो पार्टी जो है, जो रूल कर रही है, वो कहाँ सोई हुई है, क्या कर रही है, क्या कदम उठाए हैं, उन्हें ऐसा करना चाहिए, उन्होंने ऐसा नहीं किया, ये है वो है। तो ये उन पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रही है। फिर ये अपनी सफाई देते हैं कि हमने ये कदम उठाए हैं, हमें आगे ऐसा करेंगे। तो इन सब से क्या होता है? बैलेंस बना रहता है कि जो पार्टी जीतती है फिर वो तानाशाही नहीं होती, कि उसे पता है कि उसकी पोल खोलने वाली बैठी है, उसे पता है कि वो पार्टी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, तो वो सोच समझ के कदम उठाते हैं। जनता और विपक्षी दल हर कदम पर नज़र रखता है, जिससे कि जो पार्टी सत्ता में है वो तानाशाह ना हो और अच्छे से काम करे, ताकि उसे भी डर रहे कि हाँ कुछ भी हो सकता है। ये लोकतंत्र है, यहाँ आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी, ठीक है। यहाँ विधायकों की बहस दिखाई गई है। अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं कि शासन की कार्यप्रणाली कैसी होती है। अब देखिए, केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी नहीं होती है और सरकार की कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती। मतलब कि ऐसा नहीं कि आप विधानसभा में ही ऐसा करेंगे, आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनल और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में
बातें करते देखते हैं। अब तो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इन सब पे भी बहुत बातें होती हैं इन सब के बारे में, ठीक है। अच्छा, लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं पिछली बुक में, और कार्यवाही करते हैं। इसी तरह का एक तरीका यहाँ देखिए, विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े समय बाद स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता की गई, यानी कि मीडिया से उनकी कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अच्छा, इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में आए। इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। इस प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे। इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। अब देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो अलग अलग मीडिया चैनल से लोग आए थे, उन्होंने नेताओं से विभिन्न प्रश्न पूछे, फिर उन्होंने अपने चैनल्स पे, न्यूज़पेपर्स पे इन सबको बताया, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे नेता क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, ठीक है। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पातालपुरम जिले के दौरे पर गए। उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी। वे अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी गए। सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार से समस्या केवल सफाई ही नहीं, वरन पीने के स्वच्छ पानी की कमी भी है। तो उन्होंने देखा कि पानी से होने वाली बीमारी से कितने लोगों की मौत हो रही है, तो वो जिन परिवारों के ऊपर ऐसा संकट आया है उन्हें मुआवजा भी देंगे और इस काम के ऊपर कार्यवाही भी करेंगे कि पानी की, स्वच्छ जल की पूर्ति हो, व्यवस्था हो, है ना। ये काम देखिए, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था हेल्थ के बारे में, ठीक है, हमने हेल्थ के बारे में पढ़ा था। तो हेल्थ में हाकिम शेख का जब हमने एग्जाम्पल लिया तो उसमें एक बात की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाकिम शेख के इलाज में जितना भी खर्चा हुआ है उस सबको कौन पे करेगा, राज्य सरकार देगी। तो उन सबको राज्य सरकार क्यों देगी भाई, क्यों देगी राज्य सरकार? मना किसने किया? प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने। उनकी जान को खतरा किसकी वजह से हो सकता था? प्राइवेट हॉस्पिटल्स की वजह से। तो फिर पैसे राज्य सरकार क्यों दे? वो इसलिए कि जो हेल्थ है वो राज्य सरकार के अंडर में आती है। तो हेल्थ राज्य सरकार के अंडर आती है, तो हेल्थ से रिलेटेड जो भी काम करने होंगे, हॉस्पिटल्स की अच्छी व्यवस्था करनी होगी, वो सब कौन करेगा? वो सब राज्य सरकार करेगी। अगर वो राज्य सरकार नहीं करेगी, उसकी वजह से ही तो हाकिम शेख की जान जाती, तो पैसा भी कौन देगा? राज्य सरकार देगी, ठीक है। आपने तीन लिस्ट पढ़ी है। 3 लिस्ट होती हैं। एक होती है स्टेट लिस्ट, ठीक है, राज्य सूची। दूसरी होती है यूनियन या सेंट्रल लिस्ट, केंद्र सूची। फिर होती है कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, ठीक है। 3 लिस्ट होती हैं। यूनियन लिस्ट में जो है वो सिर्फ सेंट्रल कानून बनाती है, केंद्र सरकार कानून बनाती है केंद्र सूची में। राज्य सूची में कौन कानून बनाता है? राज्य सरकार, जैसे कि हेल्थ, ठीक है। और जो कंकरेंट लिस्ट होती है, इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती हैं। लेकिन अगर ऐसा इशू हो जाए कि भाई नहीं, ये रूल फॉलो होना चाहिए, ये रूल फॉलो होना चाहिए, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के मध्य झगड़ा हो जाए, किसी बात को लेकर बहस हो जाए, तो बात किसकी मानी जाएगी? तो केंद्र सरकार की बात को उसमें माना जाएगा, ठीक है। तो हेल्थ किस में आती है? स्टेट लिस्ट में आती है। क्लियर है? अच्छा जी। उसके बाद क्या है? उसके बाद देखिए, हाँ जी, एक उच्च स्तरीय जांच समिति की गठित की जाएगी, जो जांच करेगी क्या क्या कमी है, कहाँ सफाई सुविधाओं के, जिले की ज़रूरतों के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था कर सकें, ठीक है। अच्छा, जैसे आपने ऊपर देखा, वे लोग जो सत्ता में हैं, जैसे मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्यवाही करनी होती है। वे यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है, जिसका उत्तर सरकार को देना होता है, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस इत्यादि। तो इन सब से क्या होती है? भागीदारी होती है कि लोग सवाल करेंगे और सरकार को जवाब देना होगा, ठीक है। क्योंकि सरकार किसके लिए काम करती है? लोगों के लिए। सरकार को कौन चुनता है? लोग। सरकार किसके लिए जवाबदेही है? जनता के प्रति। क्यों? क्योंकि हमने उन लोगों को चुना है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, इस वजह से, ठीक है। अच्छा,
साफ सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का निर्णय भी ले सकती है। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए यह अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में कैसे साफ सफाई रखी जाए और गांव के लेवल पर क्या क्या कदम उठाए जाएं, है ना। तो लोकतंत्र में एक मिनट नगर पालिका से कह सकती है कि पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था हो। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो, यानी कि जो राज्य सरकार है वही तो फिर लोकल गवर्नमेंट को कहेगी कि आप अपने शहर में ये काम कीजिए, आप अपने गांव में ऐसा कीजिए। तो किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है कि विधानसभा जो है वो कानून भी बनाती है, ठीक है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। संसद के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टेप वाइज चलेंगे। आपने पिछली बुक में पढ़ा लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार के बारे में, इसमें हम पढ़ रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, और 8th क्लास की बुक में हम क्या पढ़ेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है। तो लोकतंत्र में विधायकों एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं, जैसे ऊपर दिए उदाहरण में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, जल विभाग, इस तरीके से, ठीक है। इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। क्लियर है? अच्छा जी, तो समझ में आया कि कैसे सब प्रोसीजर होता है। अच्छा, उसके बाद क्या है, वॉलपेपर की परियोजना। क्या है ये वॉलपेपर की परियोजना? एक मज़ेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि के किसी विषय पर शोध किया जा सकता है। यहाँ जो तस्वीरें दी गई हैं कक्षा में वॉलपेपर बनाने के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करती हैं। जैसे देखिए, यहाँ बच्चे ड्राइंग्स बना रहे हैं, उन्हें जो भी टॉपिक अच्छा लगता है उसके ऊपर ड्राइंग बनाई और फिर वो अपने क्लासरूम के दीवार पर लगा दी, तो वो क्या होता है, वॉलपेपर होता है, ठीक है। वो क्या होता है, वॉलपेपर। शिक्षिका चुने गए विषय को पूरी कक्षा को परिचय देती है और संक्षिप्त चर्चा करके कक्षा को कुछ समूहों में बांट देती है। समूह उस मुद्दे पर चर्चा करता है और तय करता है कि वॉलपेपर में क्या क्या रखना होगा। इसके बाद बच्चे अपने आप 2 या 2 की जोड़ी में इकट्ठा होकर सामग्री लेते हैं और विचारों के माध्यम से कविताओं, कहानियों, साक्षात्कार, विवरण आदि की रचना करते हैं। ये क्या होता है, वॉलपेपर होते हैं। क्लियर है? अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है, एक मिनट, इसके बाद प्रत्येक समूह अपना वॉलपेपर पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करता है। यह महत्वपूर्ण है कि समूह से एक से अधिक सदस्य को प्रस्तुत करने को कहा जाए और सभी समूहों को अपना काम बताने के लिए बराबर का समय मिले। जब सभी समूह अपना प्रस्तुतिकरण कर लें तो समीक्षा के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। वॉलपेपर जो भी है ये, तो देखिए हम इस चैप्टर में क्या पढ़ा। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे पढ़ा कि राज्य सरकार क्या होती है, सरकार क्या होती है, इसको हमने रिवाइज किया जो हमने पिछले साल पढ़ा था। उसके बाद हमने स्थानीय सरकार के बारे में चर्चा की कि स्थानीय सरकार, पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, एमएलए क्या होते हैं, कैसे चुने जाते हैं, गवर्नर अपॉइंट करता है, कैसे चीफ मिनिस्टर को, फिर चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट करता है एमएलएज को, किन किन को मिनिस्टर बनाया जाए, फिर उन्हीं मिनिस्टर को जो चीफ मिनिस्टर ने सिलेक्ट किए हैं उन मिनिस्टर को अपॉइंट करता है कौन, गवर्नर। हमने पढ़ा कि गवर्नर क्या होता है, ठीक है। किसी भी विधानसभा के निर्वाचित क्षेत्र क्या होते हैं, उन्हें किस बेसिस पे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है, कैसे बांटा जाता है, जनसंख्या के आधार पर, पॉपुलेशन के आधार पर उन्हें निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। जिस राज्य की जितनी अधिक जनसंख्या होगी उसके पास उतनी ही विधानसभा की सीटें ज़्यादा होगी, यानी कि निर्वाचन क्षेत्र अधिक होंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसके पास है, यूपी के पास, क्योंकि यूपी में जनसंख्या ज़्यादा है तो निर्वाचन क्षेत्र भी ज़्यादा है, विधानसभा की सीटें भी ज़्यादा है। सबसे कम सिक्किम में है। क्लियर है? तो ऐसे हमने पढ़ा स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, एमएलए के बारे में और गवर्नर के बारे में। तो ये सब कैसे काम करते हैं ये सब हमने पढ़ा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अदरवाइज डिसलाइक भी कर सकते हैं, और जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।